हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम ठोस अवस्था वाले टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हम इकाई शैल यानी एकक कोशिका और त्रिविमीय जालक के बारे में चर्चा कर चुके थे। इकाई कोशिका क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वो सबसे छोटा लघुतम आकार, छोटे से छोटा टुकड़ा जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और फिर त्रिविम में उसी की पुनरावृत्ति करते चले जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। तो उस सबसे छोटी इकाई को ही हम एकक कोशिका कहते हैं। ठोसों में घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, इस प्रकार से 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। अब हम पहले घनीय एकक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे कुल एकक कोशिकाएं 3 प्रकार की 4 प्रकार की होती है। आधे या सरल घनीय एकक कोशिकाएं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिकाएं, फलक केंद्रित एकक कोशिकाएं और अंतः केंद्रित एकक कोशिकाएं। लेकिन अगर जहां तक घनीय एकक कोशिकाओं के बारे में बात की जाए तो इनमें अंतः केंद्रित एकक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो घनीय एकक कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। तो पहली आधे या सरल घनीय एकक कोशिकाएं, दूसरी काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिकाएं और तीसरी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिकाएं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरल घनीय एकक कोशिका की। सरल घनीय एकक कोशिका। अब घन की बात है तो अपन एक घन के समान घन की संरचना बना देते हैं। ये एक घन है तो घनीय एकक कोशिका है। अब आधे या सरल घनीय एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ एकक कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, अन्य स्थानों पर उपस्थित नहीं होते। ये इस प्रकार से। तो घन के 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण जो अणु परमाणु या आयन हो सकता है वो उपस्थित होता है और एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण और किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं देते। तो हम ये देखेंगे तो यूं नजर आएगा कि इस एकक कोशिका में 8 अवयवी कण है, परंतु वास्तव में इस एकक कोशिका में 8 अवयवी कण नहीं मालूम है, क्योंकि ठोस क्रिस्टल के अंदर केवल एक ही एकक कोशिका नहीं होती। ये तो ठोस का सबसे छोटा रूप है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। तो ऐसे तीनों अक्षों पर लाखों करोड़ों खरबों मिलियन एकक कोशिकाएं जुड़ती चली जाती है त्रिविम में। तो स्वाभाविक है जब ठोस क्रिस्टल के अंदर ये एकक कोशिका है तो इसके इस साइड में भी एकक कोशिका है, इस साइड में भी है, इसके पीछे भी एकक कोशिका है, इसके आगे भी एकक कोशिका है, इसके ऊपर भी एकक कोशिका है, इसके नीचे भी एकक कोशिका है। तो जैसे ये एकक कोशिका है इस प्रकार से, अब इसके साइड में एक और एकक कोशिका आकर जुड़ेगी तो इस कोने पर उस दूसरी एकक कोशिका का कोना भी टच होएगा, स्पर्श करेगा और दोनों के कोनों पर चूंकि ये एक ही कण रहेगा तो फिर ये एक अवयवी कण इस एकक कोशिका का माना जाएगा, इससे जुड़ी हुई दूसरी एकक कोशिका का माना जाएगा। तो स्वाभाविक है वो दोनों का ही है, तो एक एकक कोशिका में तो उसका आधा हिस्सा ही गिना जाएगा। तो इस प्रकार से ठोस के अंदर कोई भी अवयवी कण कुल कितनी एकक कोशिकाओं को टच कर रहा है उसके अनुसार ही एक एकक कोशिका में उसका कितना हिस्सा आता है।
तो एक एकक कोष्ठिका में उसके उतने ही भाग को काउंट किया जाता है। अब कोने पर उपस्थित अवयवी कण कितनी एकक कोष्ठिकाओं को यानी इकाई सेलों को टच करेगा? घन है, उस घन के एक घन अपन इधर लगाएंगे तो ये आगे वाला जो कण है, जैसे वैसे तो ये घन नहीं है पर एक मिनट के लिए अपन इसको घन मान के चले और इसके इस एक कोने की बात करते हैं तो इसके इस साइड में एक और एकक कोष्ठिका आएगी तो उसका भी एक कोना इस कोने को टचेबल होगा। एक एकक कोष्ठिका इस साइड में आएगी तो उसका भी एक कोना यहाँ टच होगा और एक जो इधर लगाया था तो इसके पीछे भी एक एकक कोष्ठिका आएगी तो उसका भी एक कोना यहाँ टच होगा। तो ये 4 एकक कोष्ठिकाएं होगी, एक ये, एक इसके इधर, एक उसके पीछे और एक इसके पीछे। तो 4 एकक कोष्ठिकाएं इस एक ही कोने पर टच होगी। अब इन 4 के ऊपर फिर 4 एकक कोष्ठिकाएं रहेंगी तो उनका भी एक नीचे वाला कोना इसी जगह पे आकर टच होगा। तो कुल मिलाकर ये एक एकक कोष्ठिका का एक कोना कुल 8 एकक कोष्ठिकाओं को स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब एक अवयवी कण जो कोने पर नजर आ रहा है उसका केवल 1/8 भाग ही एक एकक कोष्ठिका का हिस्सा होना चाहिए। तो किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका के कोने पर जो हमें कण दिखाई देता है उसका केवल 1/8 भाग ही हम एक एकक कोष्ठिका में काउंट करते हैं। तो घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर जितने भी कण हैं उन सब की टोटल संख्या को 1/8 से गुणा करेंगे तो जो मान आता है वो एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या मानी जाती है। तो इसमें अपन गणना करें तो अवयवी कणों की संख्या बराबर, अब 8 अवयवी कण नजर आ रहे हैं और 8 के 8 कहां पे हैं? कोनों पर। और कोनों के कण को हम 1/8 से गुणा करेंगे तो इंटू 1/8 तो ये 8 से 8 कट गया और एक अवयवी कण ये मान है। तो इस प्रकार एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका में केवल एक अवयवी कण उपस्थित होता है। दिखते 8 है लेकिन जब गणना करते हैं तो एक अवयवी कण में प्राप्त होता है क्योंकि प्रत्येक 8 कण है जो 8 ही अन्य एकक कोष्ठिकाओं को टच कर रहे हैं। तो प्रत्येक अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही इस एकक कोष्ठिका का हिस्सा माना जाएगा। तो इस प्रकार एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। अब अपन दूसरे एकक कोष्ठिका की बात करते हैं, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो इसको यहां लेते हैं अपन। अब काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, अब देखो सभी प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में सभी कोनों पर अवयवी कण निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। अब सरल घनीय एकक कोष्ठिकाओं के अलावा अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होगा। तो काय केंद्रित, काय यानी बॉडी, केंद्रित यानी बीचों बीच। तो घन की बॉडी के बीचों बीच यानी घन के अंदर, अंतः केंद्र भी उसको कहेंगे। तो घन के अंदर अंतः केंद्र पर भी एक कण उपस्थित होता है। उसके अलावा कोनों पर तो कण उपस्थित होते ही हैं। तो इसका मतलब ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका है जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने के साथ साथ एक अवयवी कण घन के अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये प्रत्येक कोने पर तो हमने बनाए रखे और ये एक कण और हमने अंदर बना दिया इस एकक कोष्ठिका। तो ये कहीं बाहर नहीं है, घन के अंदर छुपा हुआ है। अब जब इसमें हमको टोटल 9 कण नजर आ रहे हैं, 8 तो कोनों पर और एक कण है जो एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र पर। जब इसमें अवयवी कणों की गणना करेंगे तो 8 कोने वाले तो वही 1/8 से गुणा होकर 1 हो जाए। लेकिन जो घन के अंदर अंतः केंद्र पर है, जैसे ये घन मान लीजिए, अब इसके अंदर है बीचों बीच एक कण, तो अपन इसके कितनी भी साइड में एकक कोष्ठिकाएं लगाएंगे, चारों तरफ या ऊपर नीचे, लेकिन वो कोने वाले कणों से तो अन्य एकक कोष्ठिकाएं टच करेगी। लेकिन जो इस घन के या एकक कोष्ठिका के अंदर जो कण है उसको कोई दूसरी एकक कोष्ठिका टच नहीं करेगी। यानी कि अंतः केंद्र पर जो कण उपस्थित है वो केवल इसी एकक कोष्ठिका का हिस्सा है।
तो अंतः केंद्र पर उपस्थित कण को हम 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही एकक कोष्ठिका का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में जब अवयवी कणों की संख्या की गणना करेंगे तो 8 तो जो हमें कोने पर नजर आ रहे हैं वो तो इंटू 1/8 होगा, प्लस इसके अलावा एक कण और हमें नजर आ रहा है जो है अंतः केंद्र पर, और अंतः केंद्र वाले को हम 1 से गुणा करेंगे। तो 8 इंटू 1/8 का मतलब तो 1, प्लस 1 इंटू 1 का मतलब 1, तो 1 और 1 मिलाकर 2। अतः एक अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की कुल संख्या 2 होती है। दिखते हमें 9 है, लेकिन 9 नहीं होते, गणना करने पर हमें 2 अवयवी कण प्राप्त होते हैं। इसके बाद तीसरी घनीय एकक कोशिका होती है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अब फलक केंद्रित घन के 6 फलक होते हैं। ये फलक है, दूसरा ये फलक है, तीसरा ये फलक है, चौथा ये फलक है, पांचवा ये फलक है और छठा ये फलक है। इस प्रकार से घन के 6 फलक होते हैं। अब एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे। इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा, तो 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। अब कोने वाला कण तो अभी अपन ने बात की थी कि कुल 8 एकक कोशिकाओं को स्पर्श करता है, अतः कोने पर उपस्थित प्रत्येक कण का केवल 1/8 भाग ही एक एकक कोशिका का हिस्सा होता है। लेकिन ये जो फलक के केंद्र पर है, फलक के बीचों बीच, जब इससे इधर दूसरी एकक कोशिका आकर जुड़ेगी तो उसका भी एक फलक का केंद्र इसी फलक के केंद्र को टच करेगा। तो ये कण जो है ये 2 एकक कोशिकाओं को मिलाकर एक कण है। इसके बाद ये स्थान पैक हो गया। अब इसके चारों तरफ ऊपर नीचे अन्य एकक कोशिकाएं जोड़ोगे आप तो इस वाले स्थान को वो टच नहीं करेगी। तो इसका मतलब घनीय एकक कोशिका के फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है वो कुल 2 एकक कोशिकाओं को टच करता है, यानी कि वो 2 एकक कोशिकाओं का हिस्सा है। तो एक एकक कोशिका में उसका आधा हिस्सा यानी 1/2 भाग ही काउंट किया जाएगा। अतः फलक के केंद्र पर उपस्थित कण को हम 1/2 से गुणा करते हैं। तो हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का चित्र बनाएंगे। तो ये घन बनाया, समस्त कोने पर तो हमेशा कण बनानी है जो बनानी है, और इसके अलावा ये प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी अपन को एक एक अवयवी कण प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से ये इस फलक का केंद्र हो गया और ये इस फलक का केंद्र हो गया। तो इसके ऊपर इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी घनीय एकक कोशिका है जिनमें अवयवी कण एकक कोशिका के समस्त कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिकाएं कहलाती है। अब इसमें अगर अपन अवयवी कणों की संख्या की गणना करना चाहें तो 8 कोनों पर जो नजर आ रहे हैं वो तो 1/8 से गुणा करने ही है, जो करते आ रहे हैं। तो 8 जो कोनों पर स्थित है इंटू 1/8। इसके अलावा 6 हमें दिखाई दे रहे हैं फलकों के केंद्र पर, और fलकों के केंद्र वाले को सदैव गुणा करना है 1/2 से। तो प्लस हो गया 6 फलकों के केंद्र पर, और इसको गुणा करना है 1/2 से। तो 8 इंटू 1/8 का तो हो गया 1, और 6 इंटू 1/2 का हो गया 3। तो 1 और 3 मिलाकर हो गया 4 अवयवी कण। इस प्रकार एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल 4 अवयवी कण होते हैं, जो हमने इस प्रकार से गणना करके ज्ञात किए। तो घनीय क्रिस्टल जालकों में ये 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती है। सरल घनीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसके आधार पर हम ठोसों से संबंधित, उसके घनत्व से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित, अवयवी कणों की संख्या से संबंधित
कई प्रकार की गणनाएं भी कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए कि किसी घनीय एकक कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 एंगस्ट्रॉम है। किनारे की लंबाई को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर 2 एंगस्ट्रॉम। किनारा यानी घन के कोर, ये जो भुजाएं होती है ना, ये कोर, ये तो एक घन में ये टोटल 12 किनारे होते हैं और घन की प्रत्येक भुजा का लंबाई समान होती है, इसीलिए 12 भुजाएं बराबर की होती है। तो जब एक भुजा की लंबाई 2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो समस्त भुजाओं की लंबाई 2 एंगस्ट्रॉम ही दे रखी है और इसका घनत्व दे रखा है 2.5 ग्राम प्रति घन सेमी। अब आपसे पूछा जाए कि 200 ग्राम ठोस के अंदर कुल कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, तो 200 ग्राम ठोस क्रिस्टल में यानी ठोस के टुकड़े में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, तो 200 ग्राम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी। अब अपन ये उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं कि जैसे कोई दीवार है जो ईंटों से मिलकर बनी हुई है और एक ईंट इतना स्थान घेरती है और इतनी लंबी चौड़ी दीवार हमें बनानी है, तो इतनी लंबी चौड़ी दीवार बनाने के लिए इस नाप की या फला नाप की हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी प्रकार से पहले हम एक एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लेंगे कि भाई एक एकक कोष्ठिका इतना स्थान घेरती है। फिर हम 200 ग्राम ठोस का आयतन निकाल लेंगे कि ठोस का 200 ग्राम का टुकड़ा कितना जगह घेरेगा। तो टोटल जगह जिसमें एकक कोष्ठिकाएं भरी हुई है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वो 200 ग्राम ठोस का आयतन यानी कि वो लंबाई जिसमें हमें एकक कोष्ठिकाएं बिछानी है, अब कितनी बिछाएंगे उसी की गणना करनी है। तो 200 ग्राम ठोस का आयतन आ जाएगा, उसमें एक एकक कोष्ठिका के आयतन की भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उस 200 ग्राम ठोस के आयतन में कुल कितनी एकक कोष्ठिकाएं हमें लगानी पड़ेगी। तो एकक कोष्ठिकाओं की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें एक एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना पड़ेगा और एक 200 ग्राम ठोस का आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो 200 ग्राम ठोस का आयतन बराबर 200 द्रव्यमान बटा घनत्व हो गया 2.5। तो इसको 0 बढ़ा देंगे, तो 1 25 25 8 25 200, तो ये 80 सेमी क्यूब हो गया अपने पास। और घन का आयतन यानी एक एकक कोष्ठिका का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर ए क्यूब यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। अब एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है, तो उसका क्यूब है। तो -8 -16 और -16 और -8 -24, तो बराबर 8 × 10 की घात -24 सेमी क्यूब। तो अपनी भाषा में अपन ये समझ सकते हैं कि ये एक ईंट का आयतन और ये टोटल दीवार का आयतन। तो इस दीवार में इस नाप की ईंटें कितनी लगेगी, यानी इस आयतन में इस नाप की कितनी एकक कोष्ठिकाएं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 200 ग्राम ठोस में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालेंगे, तो 200 ग्राम ठोस का आयतन हो गया अपने पास 80 और बटा 8 × 10 की घात -24। तो ये -24 तो ऊपर जाकर +24 हो जाएगी। तो ये 10 से कट जाएगा, तो 10 × 10 की घात 24 या टोटल 10 की घात 25, क्योंकि ये 0 भी इसी में काउंटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 200 ग्राम ठोस में
कुल एकक कोशिकाओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में हम ठोसों की इन कैलकुलेशंस को और जानकारियों को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।